बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की इस वीडियो लेक्चर का हम आगाज करते हैं। इस वीडियो लेक्चर में हम एज ऑफ रोमांटिसिज्म के बारे में बात करेंगे और इस वीडियो को मैंने आसानी के लिए तीन वीडियोस में जो है वो डिवाइड किया है। इसका ये एडवांटेज है कि पहली एज में हम रॉबर्ट बर्न्स, विलियम ब्लेक और विलियम वर्ड्सवर्थ के बारे में बात करेंगे और उससे नेक्स्ट एज में हम सैमुअल टेलर कॉलरिज, इसके अलावा रॉबर्ट साउदी, यानी फर्स्ट जनरेशन ऑफ रोमांटिक्स मुकम्मल होने के बाद फिर हम सेकंड जनरेशन ऑफ रोमांटिक्स की बात करेंगे। थर्ड वीडियो के अंदर हम नॉवेलिस्ट के बारे में बात करेंगे और उस दौर में जो एसेइस्ट आए हैं इस पीरियड के दौरान उनको लेकर चलेंगे ताकि आसानी भी हो और समझने में भी जो है वो फायदा हो। याद रखिए, मैं साथ साथ कुछ चीजों को समझाने के लिए भी कोशिश करता हूँ कि सिर्फ फैक्ट्स ना बताऊं, चीजों को अंडरस्टैंड भी कराऊं और चीजों को जो है अच्छे तरीके से मैं एक्सप्लेन करूँ। ये हमारी वीडियो लेक्चर सीरीज की 13 वीडियो है। अगर आप डिटेल में रिटन टेस्ट या इंटरव्यू की तैयारी के लिए मुझे ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप मेरे पर्सनल कैटलॉग तक रसाई के लिए आप मुझे ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें 250 वीडियो लेक्चर्स का कैटलॉग अवेलेबल होता है, 220 और 250 के दरमियान। अब हम अपनी वीडियो का आगाज करते हैं और इसमें अपनी गुफ्तगू को आगाज करते हैं। तो जो रोमांटिक एज है, अगर इसके ऊपर फोकस करें तो तीन हमें इंपॉर्टेंट यानी वॉच वर्ड्स नजर आते हैं। उन तीन वॉच वर्ड्स में हमारे पास जो पहला वर्ड है वो इमोशन है, फिर इमेजिनेशन है, फिर इंडिविजुअलिज्म। अगर हम इमोशन की बात करें तो उस दौर में जो रोमांटिक राइटर्स थे वो रीजन और लॉजिक को उन्होंने रिजेक्ट किया और उनका फोकस जो है वो इमोशंस और इमेजिनेशन पर चला गया। और रोमांटिक राइटर्स जो है इन्होंने लव, जॉय, इन चीजों को सेलिब्रेट किया। इसके अलावा ना सिर्फ इनको बल्कि डार्कर एस्पेक्ट जो है लाइफ के, फेयर, डिस्पेयर और मेलनकोलिक एलिमेंट जो है उनको भी इन्होंने अपनी लाइफ में जो है वो ट्रीट किया, इन एक्सप्लेन किया अपनी पोइट्री में। अगर हम इनकी इमेजिनेशन की बात करें तो जो रोमांटिक राइटर्स हैं इन्होंने रीजन के बजाय इमेजिनेशन को वैल्यू दी। ये हमें नजर भी आता है, खासतौर पर अगर हम फोकस करें इनलाइटनमेंट से एक हमें ट्रैवल, एक डिपार्चर नजर आता है कि किस तरीके से रोमांटिक राइटर जो है इन्होंने दी वैल्यूड इमेजिनेशन ओवर द अंडरस्टैंडिंग ओवर द लॉजिक। तो रोमांटिक राइटर जो है इन्होंने डिफरेंट बाउंड्रीज जो है इमेजिनेशन की उनको भी इन्होंने एक्सप्लोर किया। अगर आप देखें कॉलरिज किस तरीके से फैंसी इमेजिनेशन प्राइमरी सेकेंडरी में फोकस करता है, हमें इमेजिनेशन का इस्तेमाल करते हुए बहुत ही पावरफुल एलेगरी और जो है वो सिंबलिज्म भी नजर आती है। इसके अलावा कम्प्लेक्स लिटरी जो टर्म्स हैं, डिवाइसेस हैं, वो भी इनका इस्तेमाल हमें नजर आता है। इंडिविजुअलिज्म पे फोकस बहुत ज्यादा नजर आता है इस पीरियड के दौरान कि रोमांटिक राइटर जो है वो इंडिविजुअलिज्म, इंफरादियत के ऊपर और यूनिक जो क्वालिटीज हैं इंसान की उनके ऊपर बहुत ही फोकस किया है। एक कैरेक्टर को उसकी वैल्यूज को डिपिक्शन दिखाने में बहुत ज्यादा फोकस किया गया है। और रोमांटिक राइटर जो है वो इंडिविजुअल को फोकस ज्यादा किया और सोसाइटी को एज ए होल दिखाने से गुरेज किया। तो ये एक इनका एक फोकस था। तो बेसिकली इफ यू वांट टू एक्सप्लेन दिस रोमांटिक मूवमेंट एज अ होल, so it is a reaction against the enlightenment or the use of reason, the use of logic, and the preference or the priority of human imagination over all those logical things. It is a literary movement that focused human individualistic aspect, focus on the imagination and emotional aspect of individuals. तो ये आप इसको बता सकते हैं विद फोकसिंग ऑन इंपॉर्टेंट राइटर्स एंड की इन्फ्लुएंशियल वर्क्स ऑफ रोमांटिक पीरियड। तो रोमांटिक पीरियड के बारे में अगर हम बात करें तो ये एक इमोशन और इमेजिनेशन पे फोकस करने वाली मूवमेंट थी जो कि नेचर इसका एक प्राइमरी फोकस रहा। नेचर को इन्होंने प्रॉपर जो है वो एक सब्जेक्ट के तौर पर ट्रीट किया। मार्केट वेबल ने इसकी एज 1770 से 1848 के दौरान बताई। एमएच अब्राम्स इसको 1789 से लेकर 1830 के पीरियड का पीरियड देते हैं। और इसमें टू जनरेशन बताई जाती है, फर्स्ट जनरेशन और सेकंड जनरेशन ऑफ रोमांटिक्स की, जिसकी हम बड़ी डिटेल भी देखेंगे। फर्स्ट जनरेशन में हमारे पास लेक पोइट्स आ जाते हैं और सेकंड जनरेशन में बायरन, शेले और कीट्स आ जाते हैं। लिरिकल बैलेड्स इसकी पब्लिकेशन का एक टाइम पीरियड बताया जाता है, खासतौर पर बर्तानिया के अंदर। लेकिन रोमांटिक पीरियड एज ए होल अगर हम देखें यूरोप के अंदर और अमेरिका के अंदर, इसका आगाज जो है वो फ्रेंच रेवोल्यूशन और अमेरिकन इंडिपेंडेंस के बाद से शुरू होता है। अमेरिकन जो रोमांटिसिज्म है वो स्टार्ट होती है 1840 1830 से ऑनवर्ड, जिसमें आर डब्ल्यू एमरसन और हेनरी डेविड थोरो की कंट्रीब्यूशन हमेशा नजर आती है। अब अगर हम की आइडियाज देखें रोमांटिसिज्म की तो स्पॉन्टेनियस फीलिंग, इंडिविजुअलिज्म पे फोकस, फ्रीडम फ्रॉम रूल्स, सॉलिटरी लाइफ को फोकस करना, सोसाइटी को फोकस ना करना, इमेजिनेशन इज सुपीरियर टू रीजन, डिवोशन टू ब्यूटी, डिवोशन टू नेचर, वर्शिप ऑफ नेचर। इसके अलावा इंटरेस्ट इन कॉमन मैन, एक्टिविटीज ऑफ कॉमन मैन, आइडियलाइजेशन ऑफ वुमेन। शी वाज द फैंटम ऑफ डिलाइट व्हेन शी फर्स्ट बीम्ड अपॉन माय साइट, विलियम वर्ड्सवर्थ की जो एक बड़ी परफेक्ट सोनेट है। पर्सोनिफिकेशन एंड पैथेटिक फैलेसी, एट्रीब्यूशन ऑफ ह्यूमन फीलिंग्स टू इनएनिमेट ऑन नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स हमें नजर आता है। आइसोलेशन, मेलंकोलिक एक्टिविटीज को सेलिब्रेट करना। नोटेबल ऑथर्स हमें कॉलरिज, साउदी, बायरन, कीट्स, बर्न्स, शैले और विक्टर ह्यूगो वगैरह नजर आते हैं। रिप्रेजेंटेटिव वर्क्स में हमारे पास लिरिकल बैलेड, ओड टू वेस्टमैन, फ्रैंकनस्टाइन, कीट्स की ओड कासल ऑफ अट्रेंटो, गॉथिक नॉवल, राइम ऑफ द एंशिएंट मैरिनर, ऑपोजिंग हाइट्स वगैरह शामिल हैं।
हिस्टोरिकल फैक्ट्स की अगर हम बात करें तो 1789 में नो वेबस्टर जो है वो डिसर्टेशन शाया करते हैं, जो कि अमेरिकन स्टैंडर्ड ऑफ लैंग्वेज के यूजेज को तरवीज को उकसाते हैं। याद रखें, ये एक डिसर्टेशन है जिसमें आर्गुमेंट्स पेश किए जाते हैं, जबकि असल जो डिक्शनरी है, वेबस्टर डिक्शनरी के नाम से जो जानी जाती है, वो 1828 में शाया होती है, और जिसको अमेरिकन लैंग्वेज को एक डिस्टिंग्विश्ड किस्म की लैंग्वेज जो है करके पेश किया गया। फ्रेंच रेवोल्यूशन जो है वो का पीरियड आता है 1789 से लेकर 1799 का पीरियड, जिसके वॉच वर्ड्स लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी थे। फ्रेंच पीरियड एक सोशल और एक पॉलिटिकल चेंज का एक जो पीरियड था। इस पीरियड में जो एक किला था, एक समझ लें कि एक बेस्टील, एक महल था, उसको उन्होंने अटैक किया, और उसको अटैक करने के बाद जो है वो रॉयल ऑपरेशन जो है वो उसका खाका किया। अब इसमें बहुत ही ज्यादा वायलेंट किस्म का था, एक एक्टिविटी थी। अब ये जो बेस्टील का जो पीरियड था, खासतौर पर जिसको आप यूं समझ लें कि एक जेल थी, एक प्रिजन था, उसको उन्होंने तोड़ के हमला करके चीजों को भी कब्जा ले लिया और बहुत सारा एक वायलेंट एक्टिविटी क्रिएट की। तो इसकी जो अगर रीजन देखें तो मोनार्की के साथ एक हमें नजर आती है डिसकॉन्टेंट, क्लर्जीमैन के साथ डिसकॉन्टेंट, और जिसके बाद जो किंग लॉयस जो 16 है उनको मर्डर किया गया, उनको यानी एग्जीक्यूशन किया गया। इसके अलावा जो क्वीन मैरी हैं उनको भी एग्जीक्यूट किया गया, और इसका बड़ा प्रोफाउंड इम्पैक्ट रहा पूरी यूरोप के अंदर। लोगों ने अपनी राइट्स को डिमांड करना शुरू किया, और रेवोल्यूशन के बारे में भी लोगों के आइडियाज आए कि ऐसे भी हो सकते हैं। 1791 में ऑब्जर्वर पहला न्यूज़पेपर जो संडे को शाया होता है पूरी दुनिया में, पहला यानी ऐसा न्यूज़पेपर जो संडे को शाया हो, उसकी पब्लिकेशन शुरू होती है। 1798 में लिरिकल बैलेट्स शाया होती हैं, जो जॉइंट वेंचर है सैमुअल टेलर कॉलेज का, विलियम वर्ड्स का, जिसमें कॉलेज की तरफ से 4 और विलियम वर्ड्स की तरफ से जो है 19 पोइम जो है उनकी कॉन्ट्रीब्यूशन होती है। अर्ली 19th सेंचुरी में बहुत सारे ऐसे जो ग्रामेरियन है, लिंग्विस्ट है, वो सामने आने लगे। तो ग्रिम जो लॉ है वो एक डिस्कवर किया जाता है फ्रेडरिक वॉन सेल्केल और वेस्टमिंस्टर रॉस ने, इसको बाद में जैकब ग्रिम जो है एलेबोरेट करते हैं। बेसिकली अगर हम ग्रिम लॉ की बात करें तो ग्रिम लॉ जो है वो ये बताता है कि एक ये ऐसा लिंग्विस्टिक प्रिंसिपल है जो कि बताता है कि किस तरीके से जो साउंड है वो शिफ्ट होता है, और प्रोटो जर्मेनिक लैंग्वेज से लेकर, अगर हम प्रोटो जर्मेनिक लैंग्वेज से, जो कि आप यूं समझ सकते हैं कि मॉडर्न जर्मनी की जो लैंग्वेज है, जैसा कि इंग्लिश लैंग्वेज या जर्मन लैंग्वेज या डच लैंग्वेज या स्वीडिश लैंग्वेज, बताने का मकसद यह है कि साउंड का जो शिफ्ट है वो किस तरीके से पुरानी जो प्रोटो जर्मेनिक लैंग्वेजेस हैं उनसे शिफ्ट होकर अब की हालत में आया। तो ये जर्मन फिलोलॉजिस्ट थे जैकब ग्रेम, जिन्होंने इसको एक्सप्लोर किया। तो ये बताता है ये ला कि किस तरीके से जो कुछ कॉन्सोनेंट जो साउंड्स हैं वो प्रोटो इंडो यूरोपियन में, प्रोटो जर्मेनिक में, प्रोटो एशियन लैंग्वेजेस में उनका साउंड जो है वो तब्दील हो गया है। वो साउंड कैसे तब्दील हुआ? मसलन जो प्रोटो इंडो यूरोपियन में जो साउंड टी है, ये वाला, ये प्रोटो जर्मेनिक में एफ की आवाज देने लग गया। इसी तरह जो टी है वो आवाज देने लग गया टी एच की। ठीक हो गया। इसी तरह अगर हम देखें, जो के है वो आवाज देने लग गया एज की। तो यानी प्रोटो इंडो यूरोपियन यानी एंसेस्ट्रल लैंग्वेज ऑफ यूरोप से जो मॉडर्न लैंग्वेज में जब ट्रांसफर हुआ तो शिफ्ट ऑफ कॉन्सोनेंट साउंड हमें नजर आता है। तो ये एक सिग्निफिकेंट लॉ था जिसने एविडेंस प्रोवाइड किया कि किस तरीके से लैंग्वेज का जो शिफ्ट है वो होता रहा है। तो इट हैज हेल्प पीपल टू नो, टू अंडरस्टैंड हाउ लैंग्वेज changes and how changes in different words can contribute to the overall changing in the languages. 1803 में द एक्ट ऑफ यूनियन इनकॉर्पोरेट होता है, आयरलैंड को ब्रिटेन के साथ जोड़ दिया जाता है। अब आप सोच रहे होंगे कि 1707 में भी एक एक्ट ऑफ यूनियन आया था, वो क्या चीज थी? तो 1707 में बेसिकली स्कॉटिश पार्लियामेंट को बरतानिया के साथ जोड़ा गया था। ठीक हो गया। अब वो पार्लियामेंट के फैसले के साथ जोड़ा गया था, जबकि ये जबरदस्ती आयरलैंड को जोड़ा गया। तो ये इसमें आयरलैंड की मर्जी शामिल नहीं थी। तो बेसिक डिफरेंस ये था कि एक्ट ऑफ यूनियन 1707 में स्कॉटलैंड की मर्जी शामिल थी, और एक्ट ऑफ यूनियन जो 1801 था, दैट वाज इनैक्टेड इन 1803, इट वाज फोर्सफुली इनैक्टेड विदाउट टेकिंग इनटू अकाउंट ऑफ द आयरिश पार्लियामेंट। तो ये एक इंपॉर्टेंट हमें एलिमेंट नजर आता है। इसके साथ साथ अगर हम मजीद हिस्टोरिकल फैक्ट देखें, 1805 में विक्ट्री बैटल ऑफ ट्रफलगार होती है, जिसमें नेपोलियन की जो एडवांसमेंट है ब्रिटेन की तरफ हमला करने की, इसको रोक दिया जाता है। एडमिरल लॉर्ड नेल्सन एक यंग मिलिट्री ऑफिसर थे, नेवल ऑफिसर थे, जिनकी ऑन स्पॉट डेथ हो गई थी। इनको बड़ा हीरो समझा जाता है इस वॉर का। 1806 में ब्रिटिश ने केप कॉलोनी में साउथ अफ्रीका में अपनी पहली सेटलमेंट का आगाज किया। 1810 में विलियम हैजलिट जो है एसेइस्ट, क्रिटिक और पोइट जो है वो अपनी न्यू इम्प्रूव ग्रामर के नाम से एक किताब शाया करते हैं 1810 के अंदर।
उसके बाद हम विलियम ब्लेक के ऊपर अगर हम बात करें तो विलियम ब्लेक 1757 1827 का पीरियड है। 1757 में लंदन इंग्लैंड में पैदा होते हैं। इसके अलावा घर में ही पढ़े और इसके अलावा आर्ट स्कूल इन्होंने अटेंड किया। कैथरीन बल्चर के साथ इनकी शादी हुई, लाइफ लॉन्ग इनकी पार्टनर थी और डेथ तक इनके साथ रही। पोइट, आर्टिस्ट, प्रिंट मेकर थे, यूनिक स्टाइल ऑफ प्रिंटिंग था इनका, के ऊपर भी हम बात करेंगे। अपनी मिस्टिकल विजनरी बिलीफ के हवाले से बहुत मशहूर थे। अपनी मिथोलॉजी इन्होंने क्रिएट की, एक लोकलाइज मिथोलॉजी जिसमें यूराइजन और चंद और इम्पोर्टेंट नामों का जिक्र आता है, जिसमें जो हमें इम्पोर्टेंट थीम्स है वो रिडेम्पशन, इनोसेंस और वैल्यू ऑफ ह्यूमन लाइफ, ये चीजें हमें नजर आती हैं। के बाद विलियम ब्लेक बहुत ही अपने दौर में अनरिकॉग्नाइज पोइट रहे और इनकी जो कंट्रीब्यूशन थी, इनको जो माली मुआवनत थी, पैट्रोनाइज किया जाता तो वो चलते थे इनकी। लेकिन जो वर्क्स हैं वो बाद में आने वाले राइटर्स जो रेफेलाइट्स हैं या रोमांटिक्स हैं उनको काफी असर करते रहे। 1827 में इनकी डेथ होती है और अनमार्क ग्रेव में इनको बर्न हिल फील्ड सेमेट्री में इनको जो है बरी कर दिया जाता है। अब इंपॉर्टेंट वर्क्स अगर हम देखें ब्लेक के, तो पहला वर्क इनका पोलिटिकल स्केचेस 1783 में लिखा गया, कलेक्शन ऑफ पोएट्री व्हिच इंक्लूड सम ऑफ हिज अर्लीस्ट पब्लिश्ड वर्क। सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस 1789 में लिखा, कलेक्शन ऑफ पोएम अकम्पनिंग इलस्ट्रेशन। अब ये इलस्ट्रेशन थी जनाब, इनको खुद प्रिंट किया करते थे। तो पहली इल्यूमिनेटेड वर्क है, ये पहला इल्यूमिनेटेड वर्क है, आप यूं समझ लें कि जिसमें पहली दफा वो इलस्ट्रेशन का इस्तेमाल जो है वो करते हैं। विलियम ब्लेक का जो प्रिंटिंग प्रोसेस है बड़ा ही डिफिकल्ट प्रोसेस था, इसको इल्यूमिनेटेड प्रिंटिंग प्रोसेस कहा जाता था। ये एक इनग्रेविंग किया करते थे टेक्स्ट की कॉपर प्लेट के ऊपर एसिड का इस्तेमाल करते हुए, और फिर उन प्लेट को इस्तेमाल करते थे पेजेस के ऊपर के प्रिंट किया जा सकता। इसका यूं समझ लें कि पहले वो जो अपने टेक्स्ट को रिवर्स में यानी उल्टा लिखते थे कॉपर प्लेट्स के ऊपर, कॉपर प्लेट्स को लिखते थे और इस्तेमाल करते थे एक एसिड रेजिस्टेंस, एक सब्सटेंस थी उसको इस्तेमाल करते थे। अब जब उसको डायग्राम बना ली उल्टा लिखकर, फिर उसको प्रिंट करते के किताबों के ऊपर, उस प्रिंट करने से पहले उस कॉपर प्लेट को जो है एक मखसूस एसिड में डिप किया जाता था। डिप करने के बाद फिर पेजेस के ऊपर छपाया जाता था। तो बड़ा डिफिकल्ट और महंगा काम था। तो इसमें मुख्तलिफ कलर्स भी यूज करते थे उस दौर में। कलर्ड हमें प्रिंटिंग की जो हमें नजर आती है वो भी नजर आती है काफी, चूंकि कलर वो यूज करते थे जिसमें अ, 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 फिर वो जो प्लेट थे और चिप की वो जो कलर होते थे वो पेजेस पे आ जाते थे। तो इस तरीके से इन्होंने इस्तेमाल किया। द बुक ऑफ थेल 1789 में शायद होती है, लॉन्गर पोएम में एक स्टोरी ऑफ थेल, एक वर्जन वुमेन की एक कहानी है जो कि अंडरवर्ल्ड में जाती है टू लर्न अबाउट द नेचर ऑफ लाइफ एंड डेथ। इसके अलावा द मैरिज ऑफ हेवन एंड हेल कलेक्शन ऑफ पोइम्स है, प्रोज पीसेस दैट एक्सप्लोर ब्लेक विजन ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन गुड एंड इविल, रोल ऑफ इमेजिनेशन इन शेपिंग द ह्यूमन एक्सपीरियंसेस। ये आप देख लें किस तरीके से उन्होंने इसकी प्रिंटिंग जो है वो की है। विजन ऑफ द डॉटर्स ऑफ एल्बियन एक पोइम है, एक खातून की, ओथोन, जो कि इंस्लेव किया जाता है, उनके कैप्टर्स को रेप करते हैं, मॉलेस्ट करते हैं, और शी सीक्स टू फाइंड अ वे टू ब्रेक फ्री फ्रॉम हर सिचुएशन। सॉन्ग ऑफ इनोसेंस एक कंपेनियन वॉल्यूम है सॉन्ग ऑफ इनोसेंस का। इस सॉन्ग ऑफ एक्सपीरियंस को इकट्ठा कर दिया गया और जिसमें डार्क एस्पेक्ट ऑफ ह्यूमन एक्सपीरियंस और लॉस ऑफ इनोसेंस को दिखाया गया है। इसके अलावा द फोर जोस लार्जर वर्क है जो कि थीम्स ऑफ रिडेम्पशन और स्ट्रगल बिटवीन रीजन एंड इमेजिनेशन पे फोकस किया गया। मिल्टन एक इलस्ट्रेटेड वर्क है इनका, जो कि बहुत ही कॉम्प्लेक्स वर्क इनका जाना जाता है। लाइफ एंड वर्क्स ऑफ जॉन मिल्टन इसमें दिखाए गए हैं। जेरूसलम 1804 1820 के दौरान लिखे जाने वाली पोइम जो है, लॉन्ग पोइम है ब्लेक की। जेरूसलम की जो सिटी है उसके जो उसके व्यूज है उसको डिपिक्ट करती है। स्पिरिचुअल रिन्यूअल और रीजनरेशन ऑफ मैनकाइंड इसको भी फोकस करती है। इसके साथ साथ एवरलास्टिंग गॉस्पेल जो विलियम ब्लेक की न्यू स्पिरिचुअल रेवलेशन है इसके ऊपर बेस करती है। इसमें तो कुछ इंपॉर्टेंट है जैसे कि मिल्टन, जेरूसलम, फोर सॉन्ग ऑफ इनोसेंस एंड एक्सपीरियंस, इनको आप डिस्क्रिप्शन के हवाले से डिटेल से थोड़ा सा पढ़ सकते हैं। रॉबर्ट बर्न्स के ऊपर अगर हम बात करें, 1759 1796 का लाइफ स्पैन है। एलोवेंट स्कॉटलैंड में पैदा हुए, स्कॉटिश पोइट थे, बहुत सारी मैरिजेस की, इलेजिटिमेट इनके बच्चे थे, लिमिटेड फॉर्मल एजुकेशन रही, एविड रीडर थे और बहुत ही जल्द एज में पोइट्री लिखना शुरू किया। इन्होंने इनकी जो एक पोइम है ओल्ड लॉन्ग सिंस, जो कि आजकल न्यू ईयर्स ईव का एक सॉन्ग बन चुका है, बहुत ही मशहूर सॉन्ग है। इसके साथ साथ अगर हम देखें, जीन ऑर्मर के साथ उनकी 1788 में शादी होती है। 9 चिल्ड्रन थे, लेकिन उनमें से जो है जो सिर्फ 3 जो है उनके सर्वाइव। फाइनेंशियल डिफिकल्टीज एक तमाम उस दौर के पोइट्स का एक इंपॉर्टेंट हालमार्क रहा है कि उनको फेस करना पड़ी, और इन्होंने फार्मर एक्साइजमैन के तौर पर काम किया। 1796 में हार्ट डिजीज की वजह से इनकी डेथ हो जाती है। रॉबर्ट बर्न्स के इंपॉर्टेंट की वर्क्स अगर हम देखें तो पोइम्स जो कि चीफली स्कॉटिश जो है वो डायलेक्ट के तौर पर शायद हुई। दिस वाज बर्न मोस्ट फर्स्ट कलेक्शन ऑफ पोएट्री एंड कंटेन्स सम ऑफ द मोस्ट फेमस वर्क इंक्लूडिंग टू अमाउस, टू अलाउस एंड द कॉर्टस सैटरडे नाइट। टैम और शेंटर नैरेटिव पोइम है जो कि एक मैन है उसकी जो कि शराब पी लेता है और फिर बहुत सुपरनेचुरल चीजों को फेस करता है व्हाइल राइडिंग हिज हॉर्स फ्रॉम अ पब। ओल्ड लॉन्ग सिंस, इसको आप कहेंगे ओल्ड लॉन्ग सिंस, एक सॉन्ग है जो कि न्यू ईयर ईव पे पढ़ा जाता है और अभी तक बहुत ही फेमस और मशहूर है। रॉबर्ट बर्न्स के और इन्फ्लुएंशियल वर्क्स में जॉली बेगर्स हैं जिसमें एक सैटारिकल पोइम है, एक डायलॉग है ग्रुप ऑफ बेगर्स जो कि
ड्रिंकिंग करने के बाद मैरी मेकिंग कर रहे होते हैं। टू अ माउस इंपॉर्टेंट पोइम है कि एक ऐसे फार्मर के मुतालिक जो कि एक माउस का जो घर है उसको तबाह कर देता है प्लॉइंग के दौरान, और एक इंट्रोस्पेक्टिव जो है वो हार्डशिप ऑफ लाइफ को फोकस करते हुए दिखाया गया है। टू अ लाउस एक लाउस के मुतालिक है, एक वेमेन के बॉनेट में जो कि डिस्कवर किया जाता है ड्यूरिंग अ चर्च सर्विस एंड रिफ्लेक्ट्स ऑन द फोलीज ऑफ ह्यूमन वैनिटी। माई लव इज लाइक अ रेड रेड रोज 1794 में लिखी जाने वाली ये रोमांटिक पोइम रॉबर्ट बर्न्स की, जिसमें वो अपने लव को न्यूली स्प्रंग रेड रोज के साथ कंपेयर करते हैं। ये पोइम स्पीकर्स की जो राइटर है उसकी डीप एफिलिएशन और इंड्यूरिंग लव उसको डिपिक्ट करती है। बहुत सारी सिमिलीज और एल्यूजन जो है इसमें इस्तेमाल किए गए हैं। विलियम वर्नर के बारे में अगर हम बात करें, 1770 से लेकर 1850 का लाइफ स्पैन है इनका, और कॉकरमाउथ इंग्लैंड में पैदा हुए 7 अप्रैल 1770 में। सेकंड ऑफ 5 चिल्ड्रन थे इनके वालिद जो थे अटॉर्नी थे, अपनी पैदाइश के वाले से सेकंड नंबर पे थे आउट ऑफ 5 चिल्ड्रन। अपनी वालदा की डेथ के बाद वो अपने रिलेटिव्स के पास रहने लगे और ग्रामर स्कूल हॉफशायर में अटेंड किया। के अलावा सेंट जॉन कॉलेज कैम्ब्रिज में पढ़े लेकिन डिग्री कंप्लीट नहीं की। फ्रांस गए, वहां पे एनिथ वेलन से इन्होंने शादी की जिससे इनकी एक बेटी पैदा होती जिसका नाम कैरोलिन है। फ्रेंच रेवोल्यूशन से मुतासिर थे। यहाँ पे मैं फ्रेंच रेवोल्यूशन का जिक्र इसलिए करूंगा कि फ्रेंच रेवोल्यूशन ने रोमांटिक पीरियड पे बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूशन डाला लोगों को। कुछ लोग मुतनफर हुए, कुछ इन्फ्लुएंस हुए, कुछ लोगों को आइडियलाइज किया। लेकिन फ्रेंच रेवोल्यूशन प्लस अमेरिकन रेवोल्यूशन में बहुत ज्यादा एक हमें नजर आता है कि किस तरीके से लोग मुतासर हुए। अमेरिकन रेवोल्यूशन की अगर हम बात करें तो उस दौर में हमें थॉमस पेन जैसे राइटर नजर आते हैं जिन्होंने इन्फ्लुएंशियल पॉम्फलेट कॉमन सेंस लिखा, जिसमें अमेरिकन इंडिपेंडेंस को उन्होंने जायज करार दिया, जो कि बरतानिया की भी बेस्ट सेलर किताब थी। अगरचे वो बरतानिया बॉर्न थे लेकिन अमेरिकन सेटलर थे। राइट्स ऑफ मैन लिखा थॉमस पेन ने, जो कि फ्रेंच रेवोल्यूशन का डिफेंस था कि भी वो ठीक है। और के अलावा एज ऑफ रीजन लिखा जिसमें ऑर्गेनाइज रिलीजन को उन्होंने क्रिटिक किया। बहरहाल हम अपने टॉपिक पे वापस आते हैं। तो फ्रेंच रेवोल्यूशन और अमेरिकन रेवोल्यूशन एक इंपॉर्टेंट इन्फ्लुएंस था रोमांटिक एज पर। लिरिकल बैलेट्स की पब्लिकेशन होती है 1798 में। 1802 में वो मैरी हचिंसन के साथ शादी करते हैं जिनसे इनके 5 बच्चे होते हैं। लेक डिस्ट्रिक्ट पोइट के नाम से मशहूर। 1843 में इनको पोइट लॉरेट का ओहदा मिलता है, जो कि 1850 तक इन्होंने अपने पास बरकरार रखा जब तक इनकी डेथ ना हुई। इंपॉर्टेंट वर्क्स के ऊपर अगर हम फोकस करें तो लिरिकल बैलेट्स बहुत इंपॉर्टेंट वर्क है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पोइम टिंटन एबे द राइम ऑफ एंशिएंट मैरिनर वगैरह इसमें शामिल हैं। पोइम्स इन 2 वॉल्यूम्स 1807 में शाया होती है, जिसमें लिरिकल बैलेट्स की कुछ पोइम्स को रिवाइज करके लिखा जाता है, प्लस ओल्ड इंटिमेशंस ऑफ इमोरलिटी भी इंक्लूड है। द प्रिलूड एक लॉन्ग पोइम है, ऑटोबायोग्राफिकल पोइम है, जो कि पोस्टह्यूमसली पब्लिश होती है। डेवलपमेंट ऑफ पोइट्स पोइटिक विजन या पोइटिक माइंड जो है उसको जो है वो एक्सप्लोर किया जाता है। इसके साथ साथ अगर हम मजीद देखें विलियम वर्ड्सवर्थ के इंपॉर्टेंट वर्क में जो इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन है उसमें इनको तो हम जिक्र कर चुके हैं। प्रिलूड के साथ साथ मैं एक बताऊंगा कि एक और इनका प्लान था रिक्लूस लिखने का। तो रिक्लूस वो पोस्टह्यूमसली पब्लिश होती है 1888 में। अक्सर लोग इसके बारे में कंफ्यूज हो जाते हैं कि रिक्लूस का भी जिक्र आता है। तो रिक्लूस याद रखें, आजकल की जो मॉडर्न प्रिलूड है जो आपको मिलती है 14 बुक्स की, उसका जो आखिरी चैप्टर है उसको रिक्लूस ही कहा जाता है, लेकिन असल में वो पोस्टह्यूमसली 1888 में शाया होती है। तो प्रिलूड की जो 1850 में शाया होती है इसकी टोटल 14 बुक्स हैं जिनको वेरियस सेक्शन में डिवाइड किया जाता है। तो मास्टरपीस है ग्रोथ ऑफ अ पोइट माइंड के नाम से ये शाया होती है। इसकी ये डिवीजन आप देख लें कि किस तरीके से इसको शाया किया गया, और जो फाइनल वर्जन है उसमें क्या लिखा होता है, ग्रोथ ऑफ अ पोइट्स माइंड। तो फुल टाइटल इसका 1850 में हमें नजर आता है। इसकी डिवीजन आपके सामने नजर आ रही है, कैम्ब्रिज एंड एल्स, रेजिडेंस इन लंदन, रेट्रोस्पेक्ट, इमेजिनेशन एंड टेस्ट, फ्रेंच रेवोल्यूशन, पेनिसिलिन वॉर। तो रिक्लूस बाद में पोस्टह्यूमसली शाया होती है 1888 में। एक प्लान था इनका लेकिन इट वाज नॉट पब्लिश ड्यूरिंग द लाइफ टाइम, लेकिन पब्लिश पोस्टह्यूमसली हुई है और इसका पार्ट पार्ट बना दिया गया है प्रिलूड का। तो इस पॉइंट के अंदर हमें पोइटिक विजन, स्पिरिचुअल इंटेलेक्चुअल ग्रोथ नजर आती है विलियम वर्ड्सवर्थ की फ्रॉम चाइल्डहुड टू एडल्टहुड, और इसमें न्यूमरस रिवीजन भी नजर आती है। बहरहाल ये पब्लिश होती है पोस्टह्यूमसली 1850। अब लिखा जाना ये 1799 से शुरू हो गए थे, लेकिन बहुत सारी रिवीजन इसके अंदर होती रही। इसके अलावा अगर हम मजीद देखें, एक्सकर्शन 1814 में एक पोइम लिखी गई है विलियम वर्ड्सवर्थ की, एक लार्जर वर्क है, इट इज कॉल्ड रेक्ल्यूज व्हिच ही नेवर कंप्लीटेड। तो ये ज़हन में रख लें, एक्सकर्शन जो है वो एक पोइम है जिसको रेक्ल्यूज भी कहा जाता है, जो कि बाद में हमारे पास शायद होती है 1888 में और पार्ट बन जाती है प्रिलूड का। एक्लिसियास्टिकल स्केचेस जो है उसकी अगर हम बात करें तो सॉरी उसमें अगर हम एक्लिसियास्टिकल स्केचेस की अगर हम बात करें तो किस तरीके से उसमें कलेक्शन ऑफ सोनेट्स हैं रिलीजियस और पॉलिटिकल टॉपिक्स पे, और एक इन्होंने ट्रिब्यूट भी पेश किया है ट्रिसान ले अवल्चर को। हेटी के एक इलाके में रेवोल्यूशन क्रिएट की थी इन्होंने, तो उनको एक ट्रिब्यूट इन्होंने पेश किया था। इसके अलावा अगर हम मजीद देखें, यारो रिविजिटेड एक जगह जहां पर वो रहे, ठीक है, उसके बारे में यारो अनविजिटेड और यारो विजिटेड के हवाले से इन्होंने पोइम लिखी। पीटर बेल एक नैरेटिव पोइम है विलियम वर्ड्सवर्थ इन्होंने लिखी, एक वॉन्डरिंग वैगाबॉन्ड, एक घूमने फिरने वाले शख्स के मुतालिक।
अब इस पोइम के अंदर हमें अर्लियर वर्ड्सवर्थियन स्टाइल से डिपार्चर नजर आता है, यानी वर्ड्सवर्थ यहाँ पर आयरनी भी यूज करते हैं, सेटायरिकल भी यूज करते हैं, ह्यूमरस एलिमेंट भी यूज करते हैं, डार्क एस्पेक्ट ऑफ ह्यूमन लाइफ भी दिखाते हैं नेचर के, जो कि वर्ड्सवर्थ के दूसरे कामों में हमें नजर नहीं आती। तो पीटर बेल इज मोर कम्प्लेक्स एंड डार्क पोर्ट्रेयल ऑफ ह्यूमन नेचर इन इफ वी टेक इन कंपैरिजन टू द रेस्ट ऑफ द विलियम वर्ड्सवर्थ पोइम। इसमें थीम्स ऑफ गिल्ट, रिग्रेट और रिडेम्पशन जो है, इट कैन बी ऑब्जर्व्ड। So it shows more of critical and skeptical view of nature than a mere a docile or comfortable aspect of nature. तो पीटर बेल एक हमें अर्लियर वर्क से डिपार्चर नजर आता है विलियम वर्ड्सवर्थ का। इसके साथ साथ अगर हम देखें द प्रेलूड और ग्रोथ ऑफ माइंड, इसके बारे में बात कर चुके हैं कि किस तरीके से वो शाया होती है। प्रीफेस टू द लिरिकल बैलड एक इंपॉर्टेंट वर्क था विलियम वर्ड्सवर्थ का, जो कि आपका इसमें एक इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन था। मैनिफेस्टो था रोमांटिसिज्म का, और उसको अगर हम देखें तो उसको हम इग्नोर नहीं कर सकते कि किस तरीके से प्रीफेस टू लिरिकल बैलेज में उन्होंने अपनी बहुत सारी इंपॉर्टेंट जो है वर्क्स लिखे। तो क्रिटिकल वर्क था। इन्होंने बताया कि भी इस लिरिकल बैलेड का लिखने का मकसद क्या था, लिरिकल बैलेड का पर्पस क्या था, क्यों लिखा। अब इसके 5 एडिशन है, ठीक है, आपको सिर्फ ये याद रखने की जरूरत है कि 5 एडिशन है। एडिशन की तफसीलात क्या है मैं बता देता हूँ। 1798 में पहला शाया होता है, जिसमें वो अपनी थ्योरी ऑफ पोइट्री और इंपॉर्टेंस ऑफ ऑर्डिनरी लैंग्वेज को डिफेंस करते हुए नजर आते हैं। 1800 में सेकंड एडिशन शाया होता है, जिसमें वो कुछ सेक्शंस को एक्सपेंड करते हैं, कुछ को डिलीट करते हैं। 1802 में थर्ड एडिशन आता है, जिसमें वो रोल ऑफ पोइट, रोल ऑफ नेचर को एक्सप्लेन करते हुए नजर आते हैं। अमूमन 1802 वाले को मुसन्नफ समझा जाता है। फोर्थ एडिशन 1805 में आता है, जिसमें वो एक ऐसे सप्लीमेंट्री ऐड करते हैं प्रीफेस के साथ पोएटिक थ्योरी को एक्सपैंड करने के लिए। 1815 में इनका फिफ्थ एडिशन शाया होता है, जिसमें वो क्रिटिक्स को आंसर करते हैं और अपनी रेलेवेंस ऑफ पोएटिक थ्योरी को जो डिफेंस करते हुए नजर आते हैं। तो ये हमें लिरिकल बैलेट जो है उनका प्रीफेस, उनकी बात करें जो कि क्रिटिकल वर्क है, जो लिरिकल बैलेट के साथ छाया होता, उसके बारे में मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दे दी। अब हम विलियम वर्ड्सवर्थ की जो पोएटिक डिक्शन है उसके बारे में बात करेंगे, जो उनकी थ्योरी है कि वो क्या थी। तो विलियम वर्ड्सवर्थ की जो थ्योरी ऑफ पोएटिक डिक्शन है, उसका पहला मैनिफेस्टो था कि द लैंग्वेज ऑफ पोएट्री शुड बी द लैंग्वेज रियली स्पोकन बाय कॉमन मैन rather than special or elevated form of language used only by poets। वो ये कहते थे कि जो पोएटिक लैंग्वेज है that are only understandable only for the upper class, why not to make the language spoken by common man that should be very understandable। तो वो ऑर्डिनरी लैंग्वेज कहते हैं, इट इज मोस्ट सुटेबल व्हेन इट कम्स टू डिपिक्ट द नेचर इंस्टेड ऑफ ऑर्नेट या फ्लैम्बॉयंट लैंग्वेज या आर्टिफिशियल लैंग्वेज को इस्तेमाल किया जाए। तो ये हमें नजर आता है हमें न्यू क्लासिकल ट्रेंड से डिपार्चर नजर आता है रोमांटिक एज का, विलियम वर्ड्सवर्थ का। ऑर्डिनरी लैंग्वेज हो गई, कॉमन लैंग्वेज इस्तेमाल की जाए। विलियम वर्ड्सवर्थ का मानना था कि जो लैंग्वेज है वो बड़ी सिंपल होनी चाहिए, नेचुरल होनी चाहिए, और रिदम्स और पैटर्न्स जो है वो एवरीडे स्पीच के वो नजर आनी चाहिए, इमोशंस ऑफ एवरीडे हमें स्पीच नजर आनी चाहिए। अब रिदम्स एंड पैटर्न ऑफ एवरीडे स्पीच से क्या मुराद है? तो रिदम एंड पैटर्न एवरीडे स्पीच से मुराद ये है कि कॉमन वोकैबुलरी हो, कॉमन वोकैबुलरी हो और वोकैबुलरी कॉमन हो। इसके साथ साथ जो इमोशंस हैं वो आम लोगों के। इसके अलावा सिंपल सेंटेंसेस इस्तेमाल किए जाए, डेक्लेरेटिव सेंटेंसेस जो है वो स्ट्रक्चर हो उनके। रेपिटेशन ऑफ की वर्ड्स जो है वो एम्फेसिस के लिए यूज की जाए। इसके साथ साथ कंट्रैक्शन जो है वो यूज की जाए, मतलब कैंट, कैन नॉट कहने के बजाय कांट यूज किया जाना है। कोलोकियल एक्सप्रेशन, कॉमन एक्सप्रेशन किए जाए, पॉजेज, इन्फ्लेक्शन और इंटोनेशन का इस्तेमाल किया जाए इमोशन को बताने के लिए। इसके अलावा वेरिएशन ऑफ पेसिंग और टेम्पो इस्तेमाल किया जाए। हमें विलियम वर्ड्सवर्थ ये भी कहते हुए दिखाई देते हैं, देयर इज नो नेसेसरी डिफरेंस बिटवीन द लैंग्वेज ऑफ पोइट्री एंड प्रोज। यानी मीटर को भी कुछ जगहों पे एक जगहों पे वो ये कहते हैं कि अगर कोई डिफरेंस नहीं है उसके अंदर, कुछ जगहों पे वो डिफेंस करते हुए नजर आते हैं और कुछ जगहों पे कहते हैं कि अगर वर्स की हालत में भी लिख दी गई है तो भी उसके अंदर पोइट्री टच है, मौजूद है, फीलिंग्स हैं, तो चल सकता है ऐसे। तो ये वर्ड्सवर्थ की जो आर्गुमेंट थे। तो पोएटिक लैंग्वेज इट शुड एम टू कम्युनिकेट इमोशंस, इट शुड एम टू कम्युनिकेट इमोशंस एंड आइडियाज इन क्लियर और स्ट्रेट फॉरवर्ड। तो ये इनके व्यू थे। वर्ड्सवर्थ जो है वो कहते थे पोइट्री जो है वो एवरीडे लाइफ को फोकस करे, स्ट्रेट फॉरवर्ड तरीके से डिपिक्ट करे, सिंपल कॉमन ऑर्डिनरी डायरेक्ट ट्रीटमेंट ऑफ नेचर को एक्सप्लेन किया जाए, और ताकि इंटीमेसी कायम की जाए किनके साथ, रीडर्स के साथ। तो ये हमें ओवरऑल हमें नजर आता है कि किस तरह के वर्ड्सवर्थ थ्योरी ऑफ जो पोएटिक डिक्शन है, इट फोकस द इंपॉर्टेंस ऑफ सिंपलिसिटी, डायरेक्ट ट्रीटमेंट ऑफ नेचर। नेचर इसके अलावा जिसमें वो डेफिनेशन अभी अगर आपको याद हो कि पोएट्री इज स्पॉन्टेनियस फ्लो ऑफ पावरफुल फीलिंग्स, इट टेक्स इट्स ओरिजिन फ्रॉम इमोशंस रिकलेक्टेड इन ट्रैंक्विलिटी। तो ये इनके फोकस और इंपॉर्टेंट एलिमेंट रहा विलियम वर्ड्सवर्थ का। तो इसके साथ ही हमारा आज का लेक्चर विलियम वर्ड्सवर्थ का खत्म होता है। मजीद डिटेल के साथ अगर आप वीडियो लेक्चर देखना चाहते हैं तो आप मुझे रिटन टेस्ट की तैयारी के लिए, इंटरव्यू की तैयारी के लिए ज्वाइन कर सकते हैं। हिस्ट्री सीरीज की वीडियोस आप प्लेलिस्ट में एनाटॉमी ऑफ लिटरेचर की यूट्यूब पे सर्च करके प्लेलिस्ट में जाएं, हिस्ट्री की वीडियो देखें और वहां पे आपको हिस्ट्री की वीडियोस मिल सकती हैं। प्लस लिटरेरी मूवमेंट्स की वीडियोस भी अवेलेबल है, वो भी आप देख सकते हैं। किसी भी तरह का सवाल हो आप पूछ सकते हैं। अगली वीडियो में पार्ट सेकंड में हम मजीद पोइट्स और पार्ट थर्ड में हम एसेइस्ट और नॉवलिस्ट के बारे में जिक्र करेंगे। तो ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज। थैंक यू वेरी मच।